सारा कुछ आंकड़े पर ही निर्भर है, आंकड़े नहीं है इसलिए देश रसातल में चला गया। और आप कह रहे हो आंकड़े के तेल लेने, वो वही तो कह रहे हैं कि मुझे एक एक गांव में आंकड़ा चाहिए, काची कितना है, कुर्मी कितना है, कोयरी कितना है, आंकड़े लाओ अंग्रेजी में बिल्कुल एक्सेल शीट पे बना के खटाखट, वो वेंट गॉन। अब आप इसी बात अगर सुन लेंगे राहुल जी तो वो अखिलेश जी को फोन करेंगे भाई इसको दुबई को उठाओ, ये कह रहे हैं आंकड़े तेल लेने गए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। तो ये बात सब लोग निश्चिंत रहिए, भारत कभी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जैसा दृश्य नहीं हो सकता, चाहे कितनी मनौती मनाओ, चाहे कितनी मन्नत के धागे बांधो, ऐसा नहीं हो सकता। नौजवान जैन साहब, उनका जो मैंने देखा उसमें एक आक्रोश इस बात को लेकर सर्वाधिक तीखा है जो उनको संसद फूंकने तक की स्थिति पे ले जा खड़ा कर दिया कि नेताओं के जीवन शैली विलासिता के चरम पर पहुंच गई, मुगले आजम हो गए नेता। नेताओं की विलासिता, भ्रष्टाचार के से पैदा धन के चलते, नेताओं के परिजनों की विकट विलासिता और भयंकर वंशवाद, इन तीन चीजों ने नेपाल को की आग को और तीखा किया और प्रज्वलित किया। 500 नेता ऐसे हैं जो सर्विस विमान से नहीं चलते। अपन तो विमान से भी चलना बहुत महंगा है, लेकिन वो तो अपना जहाज ही रखते, जैसे हम लोग स्कूटी रख लें कि भाई कहीं जाना है स्कूटी से चले जाएंगे, उन्हें कहीं जाना होता मतलब गुड्डू जहाज निकालो। ये सामान्य आदमी कहता भैया ऑटो निकालो, रिक्शा निकालो, है आल्टो निकालो, है पानी बरस रहा आल्टो से चले जाएंगे, वो कहते हैं जहाज निकालो यार। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आइए देखते हैं कि कैसे आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कैसे रेला है और ये भी बताया है कि नेता का काम है राजनीति करना। मैं दूसरे देश के लोग कहीं समझ में आता है किसी देश के, अपने देश के लोग इस बात को लेकर बार बार उत्साहित हो जाते हैं कि अब की जो आग पड़ोस में जली वो भारत में को जरूर जलाएगी। बड़े नेता, छोटे नहीं, चिंटू पिंटू नहीं, एक बड़े वक्ता प्रवक्ता ने मालूम क्या लिखा है, नेपाल के वित्त मंत्री को भीड़ मार रही है, वो भाग रहे हैं, तो उसने उस चित्र के साथ लिखा, बस ऐसे ही सोच रही थी साड़ी में भागना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, भारत की वित्त मंत्री को के ऊपर ये तंज। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भारत में वैसी परिस्थिति की कल्पना की जा रही, अपेक्षा की जा रही, कल्पना नहीं, आवाहन किया जा रहा है कि हे उत्पातियों भारत में आ जाओ। अभी मैं उदित राज को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यहां तो महंगाई भ्रष्टाचार सब इतना ज्यादा है, मतलब इस बात की तकलीफ है कि बवाल यहां क्यों नहीं हो रहा। नौजवानों के विद्रोह से कोई संकट नहीं भारत को, उसके पीछे के प्लेयर्स से संकट है जैन साहब, पीछे के प्लेयर्स से। जिस भी देश में अराजकता से सत्ता बदलती है, दुनिया के 2-3 बड़े शक्तिशाली देश इस बात के लिए आपस में लड़ जाते हैं कि अगला इस देश का मुखिया हमारा चेला होगा कि तुम्हारा चेला होगा। देश की देश जेब में रखे जा रहे हैं, देश की देश मोबाइल की तरह जेब में रख लिए जा रहे हैं। ये ओली क्या थे, इनकी डोली कहां जाती थी, क्या थे ओली? जानकार कहते हैं कि ये चाइना के कहने पर उठते थे, चाइना के कहने पर बैठ जाते थे, चाइना कहती थी सो जाओ तो सो जाते थे, कहती जग जाओ तो जग जाते थे। संकट ये नहीं है कि बच्चे नाराज हुए और उन्होंने सड़क पर अपना आक्रोश दिखा दिया। अब जो सरकार गठन की कोशिशें चलती हैं बांग्लादेश में, वो यूनुस मियां तो सड़क पर उतरे नहीं थे जैन साहब, यूनुस को किसने बैठाला? मेरी रुचि यूनुस में भी नहीं, मैं उस ताकत के बारे में चिंतित होता हूं जिसने यूनुस को पपेट के रूप में बैठाला है। देखना यह होगा नेपाल में कौन सी शक्ति का पपेट आकर बैठता है। ये नेपाल के लोगों का तो मैंडेट नहीं होगा ना। आर्मी हेडक्वार्टर में सत्ता तय हो रही है, आर्मी हेडक्वार्टर में आर्मी वाले जाते हैं, किसी भी नेता को उठा लाते हैं जिसकी जरूरत होती है, बोले इनसे भी विचार करने वाले पकड़ ले आओ। ये चिंता का विषय है। खैर दुबे साहब,
जब श्रीलंका में बवाल हुआ तो भारत में विपक्ष ने कहा कि अब तो यहां भी होगा, लड्डू बांटो। फिर निराशा हुई, लेकिन समय परिवर्तनशील है। फिर श्रीलंका बांग्लादेश का मसला आ गया, बोला गुरु अब की नहीं बचेंगे। बोला गुड्डू लड्डू लाके एडवांस रख लो। फिर निराश हो गए। तब नेपाल हो गया। तो कहा जा रहा है कि भारत की गृह मंत्री तो साड़ी पहनती हुई तो भाग, और वित्त मंत्री वो तो भाग भी नहीं पाएंगी। मतलब मान के चलना कि भारत में ऐसी परिस्थिति होगी। किस ढंग का मिजाज है दुबे जी? नहीं। और वहां तो पार्टियों के परिवारवाद के खिलाफ भी लठ चला है। भारत में जो लोग नेपाल जैसी परिस्थिति की याचना, कामना और उम्मीद कर रहे हैं, वो एक बार घर के अंदर तो झांक के देख लेते। परिवारवाद के खिलाफ भी लाठी चल रही है दुबे जी। नहीं, देखिए मोदी साहब जी, चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल, सबसे पहले तो दोनों की जो सिचुएशन थी उसमें काफी अंतर है। बांग्लादेश में एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा ऐसा अंजाम दिया गया है सत्ता परिवर्तन में, लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में आप देखिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बची नहीं है, चाहे माले हो, चाहे नेपाल माले हो, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, सभी पार्टी को टारगेट किया गया। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए कि जब भी इस तरीके के आंदोलन होते हैं तो अराजक तत्व भी उसमें शामिल हो ही जाते हैं, क्योंकि इतना क्राउड होता है कि आपको पहचानना मुश्किल होगा कि कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है। और इसमें जो गलत लोग होते हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि संसद जलाई हो या राष्ट्रपति भवन जलाया हो, सर्वोच्च न्यायालय जला दी हो, लेकिन आखिरकार इसका भार किस पे पड़ेगा? आम जनता पे ही पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब दोनों में वेरिएशन था। जहां तक हमारे हिंदुस्तान की बात है, देखिए आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में भी हालात अच्छे, महंगाई चरम सीमा पे है। क्या आप कह सकते हैं कि महंगाई चरम सीमा पे नहीं है? क्या आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे नहीं है? 88.5 रुपया डॉलर हो गया। सोना 23,000 रुपया बढ़ चुका है एक साल के, लगभग एक साल के अंदर में, ऐसा बताते हैं। चांदी बढ़ गई है। आप सोचिए, सब्जी आज के दिनों में, अभी तो सब्जी सस्ती होनी चाहिए, सब्जियों के रेट बढ़ गए। कहने का तो मतलब नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं? सब्जी बढ़ गई है। हम इसको उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को भी डिनाई नहीं करेंगे कि हालात मेरे यहाँ भी बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, शिक्षा के जगत में चोरी चपाटी के मामले हो, भ्रष्टाचारी के मामले हो, इस तरीके के केस हमारे भी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ जेपी नारायण जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया था, संभव है कि उस तरीके के आंदोलन हो, सत्ता का परिवर्तन हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसका भी एक पीक पॉइंट आएगा। जब पीक पॉइंट आएगा तभी इस चीज को अंजाम दिया जाएगा। दुबे जी ने सारी बातें बता दी कि तुरैया महंगी हो गई, कि सरसों का तेल, कच्ची धानी महंगा हो गया, सब बात है। लेकिन इस पे नहीं बोले कि सबसे ज्यादा लठ वहां लड़कों ने भांजा है नेताओं के ऊपर। बोले तुम माल खाओ, अपने लड़कों को भी माल खिलाओगे। इस पर कोई नहीं बोल रहा। सारी लड़ाई तो इसी पे है भैया। चना चबेना के लिए ये तो थोड़ी ना हो रहा है। लड़ाई इसलिए हो रही है, मैं लगातार उस निगाह बनाए हुए नेपाल के घटनाक्रम पर। वो कह रहे हैं कि नेताओं ने सारे देश की संपत्ति अपने परिवार के पास झोंक दी। बाप भी राजा, बेटा भी राजा, बेटे का बेटा भी राजा। उसके खिलाफ लठ चला है। मैं तो भैया दुबे, अनुभव चक जी, मैं तो कहूंगा भारत के ऐसे राजनीतिक दल जिनमें वंशवाद का मामला हो, उनको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। भारत के लिए नेपाल जैसी कामना मत करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लठ फिर कहां बजेगा। ये जान लो। इसलिए मैंने कहा, और एक बात कह के अनुभव जी के पास जाऊंगा। दुबे जी ने कहा कि जयप्रकाश जी जैसा आंदोलन, एक बात ध्यान रखिए, 1952 से सत्ता परिवर्तन शुरू हुआ भारत में, मतलब चुनाव शुरू हुआ।
उस 52 से लेके और 2025 तक एक भी चुनाव में कभी चुनाव के परिणाम के बाद ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री रजिस्टर लेके भाग गया, बोले हम नहीं देंगे तुम्हें रजिस्टर, कर लो, हम कुंडी बंद कर लेंगे। नहीं। और दुबे जी आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आंदोलन जेपी का रहा हो, किसी का रहा हो, हालांकि जेपी जैसे महान संत के आंदोलन से कौन लोग निकले, लालू जी जैसे लोग, वो किन आरोपों में जेल गए, कि कौन से आरोप उन पर सिद्ध हुए, और परिवारवाद, वंशवाद, ये जयप्रकाश जी की शिष्यत्व है। और भारत में केवल और केवल जनादेश से ही सत्ता बदली है। जन साहब, कोई मौसम रहा हो, कोई परिस्थिति रही हो, कोई नेतृत्व रहा हो, वंडलिज्म से, अराजकता से, आगजनी से भारत में कभी सत्ता नहीं बदली। इसलिए ये भारत है। और सत्ता के हस्तांतरण में कभी थप्पड़ भी नहीं चला, गोली बंदूक बम तो छोड़ दीजिए दुबे जी। इसलिए भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाने की कामना रखने वालों को अपनी मनस्थिति का इलाज कराना चाहिए। साहब, भारत विपक्ष को अभी आपने सुना, यहां जो दुबे जी ने भी कहा और बाकी विपक्षी सभी नेता कह रहे हैं कि भाई जो सिम्टम वहां थे नेपाल में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, वही सिम्टम भारत में है। बट दुबे जी ने भी गिनाए कि तुरई भी महंगी है, चटनी भी महंगी है, रोटी का आटा ये है, दिस है, दैट है, सब बोले सब मामला भ्रष्टाचार है, सदाचार है एंड ऑल। अरविंद जी, जब एक बार एक नक्सलवाद पर एक सेमिनार था, मैं भी उसमें वक्ता था, बड़े बड़े विद्वान आए, सबने बताया नक्सलवाद क्यों आया, बोले ऐसा था इसलिए नक्सलवाद आया, वैसा था ऐसा था, अत्याचार हुआ कि पटवारी ने गड़बड़ किया कि जैसे जैसे पहले डकैत के लिए कहते थे, भाई डकैत बनाए किसने, सिस्टम ने, दिस दैट आदि आदि। मैं तो अपने ढंग का आदमी, जिधर लोग सिरहाना रखते मैं उधर पैताना कर लेता हूँ, जिधर पैताना रखते उधर सिरहाना कर लेता हूँ। मैंने कहा जैन साहब आपके भी उसकी तवज्जो चाहूँगा। दुबे जी, मैंने कहा कारण कोई रहा हो क्या, फिर भी हाथ में बंदूक और हिंसा स्वीकार्य नहीं हो सकती। कोई कारण दुनिया का इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। इसलिए बंदूक तो छोड़नी ही होगी। बंदूक छोड़िए, फिर कष्ट बताइए, देश आपके साथ चलेगा। हर आदमी बंदूक उठा लेगा, बोले मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मैंने 5 गोली मार दी है, बोले मुझे तो रैया महंगी मिली, दुबई जी ने तमंचा निकाला और सटासट 5-7 निपटा दिए। बोले दूध में पानी मिला दिखा तो अनुभव चक ने पता लगा 12-14 लोग मार दिए। ऐसे चलेगा क्या? ये नहीं हो सकता।